ये है पूरा का पूरा एक्शन। एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमान भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, हेमांग सर और मेहुल कोठारी साहब थोड़ी देर में जुड़ चुके हैं। अरे वाह क्या बात है, चलिए स्वागत किया जाए बिल्कुल के साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेमांग सर शुरुआत आप करें, बताएं सर आज के लिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। लॉन्ग टर्म पिक जो पहली है वो है एनबीसीसी। करंट प्राइस लगभग 59 है और उसका जो टारगेट प्राइस है वो रहेगा 70। लगभग 18% की अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। तो अनिल जी ये कंपनी पीएसयू में काफी अच्छा काम कर रही है और लगभग 55,000 की जो है वो ऑर्डर बुक है। और रिसेंटली ई ऑप्शन के जरिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो नौरोजी नगर में है उसमें कंपनी सेल करेगी, जिसका लगभग 5,700 करोड़ रुपया जुटा लेगी। और डिफरेंट जो बिजनेसेस में ऑपरेट कर रही है उसमें लगातार एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो स्पेस है वहां पे एक निश कंपनी है, लो मार्केट प्राइस है और वैल्यूएशन से भी काफी अट्रैक्टिव है। तो इसमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से निवेश किया जा सकता है। प्राइस टारगेट 70 रुपीस। ₹70 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें एनबीसीसी में। प्रोस्पेक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे इस सरकारी कंपनी के, ये मानना है हेमांग सर का। मेहुल कोठारी साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मेहुल जी सुप्रभात, स्वागत आपका भी। बताएं सर आपकी पसंद की लॉन्ग टर्म पिक। धन्यवाद अनिल जी, सुप्रभात आपको भी। आप दीपांशु जी आपको भी सुप्रभात। अनिल जी आज का जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड। 2600 रुपए का स्टॉक है। 2280 के स्टॉप लॉस से बाय करना है, 3200 का टारगेट रहेगा। ये 5500 वाला काउंटर है, 2000 के करीब आ गया है। बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमें देखने को मिला है, वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो एक बॉटम आउट हो गया है काउंटर। तो ऐसा लग रहा है 3200 या 3500 तक के भी टारगेट्स आ सकते हैं। सो फिलहाल के लिए 3200 के टारगेट के लिए टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड को लेना चाहिए। ओके, 2615 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ, टारगेट रखें आप 3200 का। 2280 पर स्टॉप लॉस लगाकर आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई। आइए कुणाल जी से जानते हैं उनकी पसंद की 10 की कमाई का शेयर। कुणाल जी आपने कौन सा शेयर चुना है आज? अनिल जी देखिए, मैंने और राकेश जी ने पहले भी इस शेयर पर खरीदारी की राय दी है। हमारी खरीदारी की राय है EIH यानी कि ईस्ट इंडिया होटल्स पर, जिसके चार्ट में एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। और अब हमें लगता है कि ये जो लेवल्स हैं 230 रुपए के आसपास स्टॉक में एक बड़ा सपोर्ट है। 220 से लेकर 230 के दरमियान ये बड़ा सपोर्ट है और खासा करेक्शन हुआ है। 270 से गिरता हुआ स्टॉक इन लेवल्स तक आया। तो यहाँ पर और हल्की फुल्की गिरावट में इसको एक्यूमुलेट करें, मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखें तो ये स्टॉक एक सीरियल आउट परफॉर्मर साबित होगा। तो गिरावट में खरीदारी की राय है ईस्ट इंडिया होटल्स में। लक्ष्य इसके लिए पहला 300 रुपए का 300 का टारगेट है और इवेंचुअली 350 तक जाना चाहिए। तो 300-350 के टारगेट के लिए मीडियम टर्म खरीदारी की राय है EIH। ओके, मीडियम टर्म खरीदारी की राय EIH, इस पर रखनी है आपको नजर। बाय द वे मिड कैप बैंक्स पर रखिएगा नजर, वहां पर आपको थोड़ा एक्शन बन रहा है। फेडरल बैंक का तो अपडेट हमने देखा, वहां पर मूव आ रही है। बंधन बैंक पर आपको एक मूव आती हुई दिख रही है, ये स्टॉक भी थोड़ा एक्टिव है इस समय। एक बार वागले साहब से जरा चार्ट चेक भी लिया जाए। वागले साहब बंधन बैंक का चार्ट देखें, अभी अभी मूव कर रहा है, डेज हाई पर आ गया है 250 के ऊपर सर। दीपांशु पैटर्न अच्छा है, मोमेंटम भी है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा। 255 का करंट भाव है, 250 के नीचे जो 2% के ऊपर है तो मेरे पैरामीटर्स में, इंट्राडे पैरामीटर्स में स्पेसिफिकली नहीं बैठ रहा है, लेकिन बैंक्स में मोमेंटम है। ये 260 तक जाएगा। 260 क्रॉस करना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है। तो वो लिहाज से करंट लेवल पे इवन मुझे लगता है फेडरल बैंक में ज्यादा पैटर्न वाइज उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है। बंधन बैंक भी 260 तक जाना चाहिए। आपको अगर नीचे में मिलता है 252, 250, 250 ये रेंज के आसपास, वहां पर 249 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए। 1 से 2 दिनों के व्यू से 260 के टारगेट के लिए। इसके अभी अपडेट आने बाकी हैं। अपडेट आने के पहले मुझे लगता है बाकी सरकारी हमारे रेडार पे भी है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि सारे बैंक्स के अपडेट अलग अलग रहते हैं हर बैंक के, तो उस हिसाब से खैर हमारे तो टारगेट सारे हासिल हुए। बंधन बैंक में मेरे ख्याल से 255 तक के हमने टारगेट दिए थे, तो पिछले हफ्ते की हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। एनीवे, तो बंधन बैंक भी आज मजबूत होता हुआ दिख रहा है, इस वक्त 255 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। एक और एक्शन में स्टॉक आता दिख रहा है, जरा इस पर भी राय ली जाए। HPCL,
यहाँ पर भी स्टॉक में आज 1.25% की मजबूती, कच्चा तेल के दाम कम होते ही वापस से तेल कंपनियों का ये स्टॉक ऐसा लग रहा है 245-250 के नीचे जाने को इनकार कर रहा है। जरा एक बार सुमित जी की आवाज़ सुने हुए काफ़ी देर हो गया, तो इसलिए 419 से राय ली जाए। सुमित जी, HPCL। जी अनिल जी HPCL के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक एक ऊपर का मूव दिखा सकता है। स्टॉक मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर में 262 रुपए से लेके 266 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो जिन्होंने लिया है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का नीचे में 250-251 पे सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में 10 से 15 रुपए तक का मूव इस हफ्ते में HPCL में देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए HPCL पर राय आती हुई इस वक्त सुमित जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और पोजिशनल पिक का भी वक्त है, तो जरा एक बार पोजिशनल पिक भी जान लेते हैं। हेमांग सर को पसंद है NBCC लॉन्ग टर्म के लिहाज से। हेमांग सर बताएं आपकी पोजिशनल पिक। पोजिशनल पिक मेरी रहेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसका जो टारगेट प्राइस है वो रहेगा 265, तो लगभग 15% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। तो ये जो डीमर्ज एंटिटी थी जो रिलायंस के अंदर इसका पार्ट हुआ करता था, और केवी कामत के लीडरशिप में एक बहुत ही बढ़िया टीम कंपनी ने बिल्डअप की है। और जिस तरह का हमने पोटेंशियल देखा है अलग अलग फंडिंग और नॉन फंडिंग एक्टिविटीज के अंदर, उसमें हमें लगता है कि ये कंपनी एक बहुत अच्छा काम कर सकती है। और जो इनिशियल सेलिंग प्रेशर था जो ETF और उसके रिलेटेड, वो खत्म हो चुका है। तो अब स्टॉक यहाँ पे 230 के आसपास स्टेबिलाईज होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे हमें थोड़ा और डेटा मिलेगा उसमें उस तरह का ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा पोजिशनल पिक रहेगा विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 265 रुपीज। ओके, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर 265 के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी। ये राय हेमांग सर की तरफ से आती हुई है। हेमांग सर के साथ साथ मेहुल सर से भी जान लेते हैं उनकी पसंद की पोजिशनल पिक। टीम लीज मेहुल जी ने पसंद किया है लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। मेहुल जी बताइए पोजिशनल पिक। अनिल जी, आज की जो पोजिशनल पिक है वो है एप्टस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। हमने देखा बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, वेदर इट इज एप्टस, आवास। तो एप्टस एक बाइंग के रडार पर आया है, 295 के आसपास चल रहा है, 275 के स्टॉप लॉस है, इसको खरीदना है। 335 का टारगेट रहेगा हमारा। एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद रेंज ब्रेकआउट आया है, और ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था वो 200 दिन के EMA और SMA दोनों के ऊपर हो रहा था, तो बहुत ही कंफर्मेटरी बाय है। वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आया है। सो पोजिशनल पिक के तौर पर एप्टस बाइंग की सलाह, 335 का टारगेट, 275 का स्टॉप लॉस। ओके, ये है आपके लिए एप्टस वैल्यू फाइनेंस। नजर रखिए 335 के टारगेट के लिए। कुछ कैश स्टॉक्स में रखिए नजर, क्योंकि आपका स्मॉल कैप इंडेक्स वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है, मिड कैप भी पॉजिटिव टेरिटरी में आने की तैयारी में है। और मेट्रो ब्रांड्स 11% ऊपर। मेट्रो ब्रांड्स मैं थोड़ी देर से ट्रैक कर रहा हूं इसे, अभी थोड़ी देर पहले 7% ऊपर था, अब 11% ऊपर आपको मेट्रो ब्रांड्स चल रहा है। तो इस पर कुछ जबरदस्त ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं, निकालते भी हैं कोई खबरों का ट्रिगर है या कुछ डेवलपमेंट। बट अनिल जी, फेस्टिव सीजन आ रहा है और आज कंजम्पशन स्टॉक्स ने आग लगा दी। अब कुछ स्टॉक ज्यादा मूव कर रहे हैं, कुछ कम मूव कर रहे हैं। मेट्रो ब्रांड्स देखिए सर, 11% ऊपर ये काउंटर। जूतों की डिमांड बढ़ गई। जूतों की डिमांड बढ़ गई। आई थिंक मानसून के बाद अब लोग खरीदेंगे, मानसून में कम कर देते हैं। खराब होते हैं जूते तो, और फेस्टिव सीजन में बहुत खराब होते हैं। आप चोरी भी होते हैं। चोरी भी होते हैं, खराब भी होते हैं। आप कहीं भी जाओ, जूतों पे पैर वैर देना ये वो तो मामूली सी चीज़ है। आप कहीं भी बाहर भी खोलोगे करोगे, तो डिमांड तो फेस्टिव सीजन के बाद हमेशा बढ़ती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अब आई डोंट नो मेट्रो के लिए क्या है, एक बार जरा ड्रीम रन चल रहा है जी, बढ़िया मूव आ रही है। एक बार सुमित जी से जरा राय भी लिया जाए। सुमित जी जरा देखें, मेट्रो ब्रांड्स 11% का मूव है आज। और सुमित जी से राय सिर्फ फंडामेंटल लेना। सुमित जी टेक्निकल चार्ट पे नहीं चाहिए, फंडामेंटल राय चाहिए। जी अनिल जी, बिल्कुल टेक्निकल राय मैं देता हूँ अनिल जी। अनिल जी, टेक्निकल नहीं चाहिए, टेक्निकल चार्ट से तो मजबूत है दिख रहा है, इसमें आप नया क्या बताओगे, बताओ। अनिल जी, इसके जूते बहुत बढ़िया हैं। वेरी गुड। मैं भी इसके जूते पहनता हूँ। वेरी गुड। और गली गली इसकी दुकानें आजकल सब जगह खुल रही है। Okay. तो ऐसा लग रहा है कि स्टोर से डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तभी शोरूम खुलते हैं। तो अनिल जी, फंडामेंटली भी स्टॉक बहुत मजबूत दिख रहा है, बढ़िया है। हर गली में इनकी नहीं है, ध्यान रखना, डुप्लीकेट भी हो सकती है, कहीं कहीं अच्छी जगह पे ही है। नहीं, लेकिन बताए सर चार्ट पर अपनी राय जी। अनिल जी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। स्टॉक ने रिसेंट के हाई ब्रेक कर दिए हैं, और ये आज का जो कैंडल है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ है। 150 रुपए के आसपास का इसके अंदर ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 1175 1180 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, और 1260 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। इसका मूव देखते हुए लगता है कि 1300 प्लस के लेवल
जल्दी ऊपर में दिखाएगा, तो पोजीशंस होल्ड करें, यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ओके, बेहतरीन मूव मेट्रो ब्रांड्स में आने की तैयारी में, स्टॉक जबरदस्त एक्शन में। आइए, एक्शन में है रेलवे स्टॉक्स भी, और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं न्यूज़ पर न्यूज़ में देश की दिग्गज रेलवे कंपनी से जो वैगन बनाने में नंबर 1 है हिंदुस्तान में। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, वैसे आप नाम से जानते पहचानते, वैगन्स बनाने वाली देश की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, और रेलवे की कोचेस बनाने में महारत है कंपनी को। पश्चिम बंगाल और राजस्थान, यहाँ पर इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने बनाया है। भारत और यूरोप में कई सारी कंपनियाँ हैं इनके पास में, और शिप निर्माण और इंजीनियरिंग का कारोबार भी करती है कंपनी। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी उमेश चौधरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 25 साल से ज़्यादा का सर का गहरा लंबा अनुभव है इस कारोबार का। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इटली से आप सम्मानित हो चुके हैं। सीआई, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कई सारी और संस्थाओं के बोर्ड पर डायरेक्टर के तौर पर आप रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सवाल, क्योंकि आपका सेक्टर बड़ा एक्शन में, फोकस में, खबरों में भी है, सुर्खियों में है। अभी भी हाल ही में G20 की जो बैठक हुई उसमें एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट की बात की गई है कि भाई यहाँ से लेकर मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक एक जो कॉरिडोर बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है आपकी रेलवे के साथ शिपिंग में भी आपका कारोबार है, यूरोप में आपकी ढेर सारी सब्सिडरीज है। बताएं सर कि आपकी कंपनी किसी तरह से इन्वॉल्व होगी इस पूरे प्रोजेक्ट में, कुछ फ़ायदा मिलेगा? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए जी। ये बिल्कुल रेलवे सेक्टर जो है ये एक बहुत ही एक्टिव सेक्टर है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में अपने कॉस्ट इकोनॉमिक्स और पोल्यूशन या एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस के कारण रेलवे को काफी प्राथमिकता दी जा रही है पूरे संसार में। यूरोप में भी फ्रेट और रेल को काफी प्राथमिकता दी जा रही है, अमेरिका में भी दी जा रही है। तो हम जिस सेक्टर को बिलोंग करते हैं वो है लास्ट माइल ऑफ द रेलवे, यानी रोलिंग स्टॉक। चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, दोनों के लिए ही। और जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, चाहे वो भारत में हो, यूरोप में हो, मिडिल ईस्ट में हो, उन्हें रोलिंग स्टॉक तो अल्टीमेटली लगाने ही पड़ेंगे। और वहां पे हमारी कंपनी जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पुणे मेट्रो के कोचेस बनाए हैं, अब हम बेंगलुरु के बनाने जा रहे हैं। सूरत अहमदाबाद का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वंदे भारत ट्रेन बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से कई ट्रेनें, और हमारी जो एसोसिएट कंपनी इटली में है वो उन्होंने नेपल्स मेट्रो, मिलान की जो कम्यूटर ट्रेन्स हैं, सिसिली मेट्रो अभी बनाई है। अभी हाल ही में उनको रोम का पूरा रेलवे का नेटवर्क का ऑर्डर मिला है। और इंटरसिटी नाइट कोचेस के कॉन्ट्रैक्ट भी 700 मिलियन के लगभग का उनको पिछले महीने ही अवार्ड हुआ है। तो ये दोनों यूनिट्स मिला करके हम यूरोप और इंडिया दोनों को कवर कर पा रहे हैं। तो जो कॉरिडोर, ये जो एक बहुत एम्बिशियस प्लान कई देशों के सरकारों के द्वारा एक गठित की गई है, ये जब भर करके और रियलिटी में कन्वर्ट होगी तो इसकी जो रोलिंग स्टॉक है जरूर हम उसमें पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि इसकी रोलिंग स्टॉक हम ही बनाएं। बिल्कुल, तो काफ़ी कुछ कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। एक और स्पेस जिसका अभी आपने जिक्र भी किया कि आप वंदे भारत ट्रेन के लिए भी कोचेस बना रहे हैं। एक और अभी जो खबर आई मिड अक्टूबर से, इसी महीने में शायद वंदे भारत के कोचेस की जो स्लीपर वेरिएंट है, अभी तक तो सीटिंग वाले बनते हैं, अब स्लीपर कोच भी बनने लगेंगे। क्या आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वहाँ किस तरह का बिजनेस आ सकता है? जी बिल्कुल, हमें जो 80 ट्रेनों का ऑर्डर मिला है 1280 कोचेस का, वो स्लीपर वेरिएंट का ही मिला है। और हम अपने इटालियन और इंडियन इंजीनियर्स के साथ जो अभी डिजाइन बना रहे हैं, जो कि हम अगले चंद हफ्तों में रेलवेज को प्रेजेंट करेंगे, वो एक बहुत ही अति आधुनिक अलग ही तरीके का स्लीपर कोच का कॉन्सेप्ट होगा, जो कि
पैसेंजर्स को बहुत सेफ्टी और कंफर्ट और एक नए अनुभव का एहसास दिलाएगा। और जो रेलवे ने हमें एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में सिलेक्ट किया है इन वंदे भारत नए कोचेस के लिए, हमें और बीएचईएल को, हमारे कंसोर्शियम को टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो हमारी ये पूरी इच्छा है और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम इस टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में इस तरीके की टेक्नोलॉजी और इस तरीके की डिजाइन रेलवे को प्रेजेंट करें और अल्टीमेटली उस तरीके की ट्रेन बना करके देश को प्रेजेंट करें, जिससे कि एक रेल ट्रैवल का अनुभव बिल्कुल अलग अलग किस्म का हो सके। ओके, परफेक्ट। तो ये इसके लिए भी आपकी तैयारी है स्लीपर कोचेस वगैरह बनाने की। रेल मंत्री की तरफ से बयान आया था, उनका कहना था कि पूरे वित्त वर्ष में 2,40,000 करोड़ के टोटल उन्होंने खर्चा रखा है रेलवे का, उसमें से 60% करीबन पहले 6 महीने में कर दिया है। जाहिर सी बात है आपको भी काफ़ी ऑर्डर्स मिले होंगे, कितने ऑर्डर्स मिले हैं सर, और अभी ऑर्डर बुक कितनी है? जी, लास्ट हमने जो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ ऑर्डर्स डिक्लेयर करते हैं, तो लास्ट हमने जो अपने डिक्लेयर किया था लगभग 27-28 हजार करोड़ का हमारा ऑर्डर था। और अभी जो हम सितंबर रिजल्ट्स जब डिक्लेयर करेंगे तो हम अपनी अपडेटेड ऑर्डर बुक जरूर अनाउंस करेंगे। लेकिन जो रेल मंत्री जी ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा है कि जो दिशा और दशा दोनों रेलवे की इन्होंने जो एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बदली है, वो एक मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वर्थ सल्यूटिंग है कि एक रेलवे में एक पूरी ऊर्जा जो है, पूरी एनर्जी जो है, उसका लेवल बदल गया है रेलवे अधिकारियों में भी और रेलवे के साथ जितने लोग जुड़े हैं जैसे हम सब में। इंटरेस्टिंग है। इस दिख रहा है सर, एक और जो रेल व्हील्स बनाने की बात है, अभी तक हमें चीन से मंगवाने पड़ते थे, इंपोर्ट करने पड़ते हैं, अब यहाँ बनाने की बात हो रही है। आपने रामकृष्णा फोर्जिंग के साथ एक जॉइंट वेंचर भी किया है। ये बताएं सर, ये कब तक का आपका प्रोडक्शन वगैरह शुरू होगा अगर नहीं हुआ है तो, और किस तरह की ऑर्डर बुक वहाँ बन रही है, कितनी संभावनाएं आपकी कंपनी के लिए है? जी, ये एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग निर्णय था रेलवे का कि रेलवे जो हर साल 500-700 करोड़ के व्हील्स चाइना से इंपोर्ट करती थी, और इंडिया हम चांद पे शटल भेज सकते हैं, मार्स पे शटल भेज सकते हैं, लेकिन व्हील अपने खुद नहीं बना पा रहे थे। तो रेलवे ने एक इस तरीके का निर्णय लिया कि हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत व्हील भी इंडिया में बनाएंगे। तो हमें जो ऑर्डर मिला है, हमें और रामकृष्णा फोर्जिंग के जॉइंट वेंचर को, ये 80,000 व्हील सालाना हम बना करके अगले 20 साल तक रेलवे को सप्लाई करेंगे। लेकिन हम जो प्लांट बैठा रहे हैं, जो कि अगले 2 सालों में, लगभग 2-2.5 सालों में फुल्ली प्रोडक्शनाइज हो जाएगी, उसमें 2 लाख व्हील की हमने कैपेसिटी प्लान की है, जिसमें से 80,000 तो हम रेलवे को बेचेंगे और बाकी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, और इंडिया नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर के रूप में उभर करके आएगा। और हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, यूरोप में, अमेरिका में और अन्य देशों में व्हील्स एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे। तो हमें जो ऑर्डर मिला है रेलवे से वो लगभग 13,000 करोड़ का है, लेकिन जो कैपेसिटी हम बना रहे हैं वो उससे बहुत ज्यादा है। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा एक्शन। अब सर एक चीज़ और, जो आपने अहमदाबाद मेट्रो की भी बात की, सूरत मेट्रो की भी बात की, क्या इस यहाँ अहमदाबाद मेट्रो को लेकर आपको कितना बड़ा ऑर्डर मिला? क्योंकि अगस्त के एंड में शायद मेरे ख्याल से एक खबर आई थी कि आप वहाँ बनाने जा रहे हैं, वो साइज कितनी बड़ी है? जी, अहमदाबाद और सूरत मिला के 102 कोचेस के हमारे को ऑर्डर मिले हैं। 72 कोच जो हैं वो सूरत के हैं और 30 कोच अहमदाबाद का है। और ये ऑर्डर हमें भी हाल ही में दोनों मिले हैं और ऑलरेडी इस पे डिजाइनिंग का काम जो है वो चालू हो गया है। चौधरी साहब, आखिरी सवाल ये कि क्या ये माना जाए कि मतलब रेलवे कंपनियों के लिए इस वक्त जो समय चल रहा है वो सबसे बेस्ट है अब तक का बिजनेस के लिहाज से? क्योंकि मैं जो समझ रहा हूँ आपकी जो वित्त वर्ष 2023 की रेवेन्यू है करीबन 2800 करोड़ है, करेक्ट? उससे 10 गुना आपके पास लगभग ऑर्डर बुक है। क्या मतलब ये बेस्ट पीरियड है पूरे सेक्टर के लिए और आपकी कंपनी के लिए? जी, मैं तो ये बोलूंगा जी कि ये रेलवे ही नहीं, ये इंडिया के लिए बहुत जिसे अमृतकाल हम कहते हैं, ये अमृतकाल सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि रियलिस्टिकली है।
क्योंकि जो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ग्रोथ आ रहा है, जो एक नए भारत का निर्माण किया जा रहा है, ये अल्टीमेटली बनाएगा कौन? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और भारत का निर्माण। ये तीनों चीजों को अगर हम एक साथ मिला करके देखें तो भारतीय इंडस्ट्री के लिए, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता था। बहुत ही बेहतरीन पीरियड चल रहा है और आप एंजॉय भी कर रहे हैं। अब सवाल बिजनेस का तो है नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन का है कि आपको समय से काम पूरा करके देना होगा, तो उसी के लिए कश्मकश रहती होगी। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बिजी समय में से आपने हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला और पूरा आउटलुक हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो ये थे उमेश चौधरी साहब, टीटागढ़ वैगन्स के वाइस चेयरमैन और एमडी, बताते हुए कंपनी के बिजनेस के आउटलुक के बारे में। दीप, क्या गजब रेलवे, ये तो सही समय पर ये आइडेंटिफाई, सेक्टर भी और ये कंपनी भी सही समय पे बिल्कुल। और अभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपने देखा है पूरा का पूरा डिफेंस शेयरों में, वही हाल आपको रेलवे में आने वाला। बिल्कुल। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार शॉर्ट टर्म। मार्केट आउटलुक में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज विकास खेमानी साहब, 25 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखने वाले कैपिटल मार्केट में। एडलवाइस सिक्योरिटीज़ के सीईओ के तौर पर काफ़ी लंबी पारी उन्होंने खेली, 17 साल की, और उसके बाद अपना फंड शुरू किया है, कार्नेलियन एसेट एडवाइजर्स। और आप पेशे CFA हैं, CA हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, और साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से आपने BCom भी किया है। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है। आजकल आपकी हर दो चार दिन में हमें याद आ जाती है, और उसकी वजह यह है कि स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में जो इतनी बड़ी पार्टी चल रही है, इतनी बड़ी रैली चल रही है, थोड़े थोड़े दिनों में कार्नेलियन का नाम मुझे ब्लॉक डील्स में नज़र आता है। आपने ब्लॉक डील में ये खरीदा है, वो स्टॉक खरीदा है। तो जरा शुरुआत में आज मार्केट का आउटलुक लेने के बजाय उसी से करना चाहता हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की स्पेस पे आप बहुत बुलिश हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। जी, हम कभी भी इस तरह से नहीं देखते हैं कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप है। ऑफ कोर्स हमारे लिए प्राइमरी क्राइटेरिया होता है कि बिजनेस कैसा है और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। अगर ये दोनों चीजें मिल जाती है, इफ आई एम बुलिश ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, देन हम लोग रादर आई वुड बाय ए कंपनी व्हिच इज स्मॉल देन द बिग, बिकॉज देन वो कंपनी बड़ी बन सकती है, राइट। तो जो रिस्क है वो स्मॉल और मिड कैप में नहीं होती। रिस्क जो होती है वो एक्चुअली बिजनेस और मैनेजमेंट में होती है। तो हम लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। तो हम ऑफ कोर्स आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत उसको मैनेज करना पड़ता है कि कितना आपका लार्ज कैप और मिड कैप प्रोपोर्शन होता है। बट अगर बिजनेस की जो 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 एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिस्क है, जिसको हम बोलते हैं, दो तरह की रिस्क होती है। रिस्क ऑफ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल एंड रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस, मीनिंग आप कोई खराब शेयर में इन्वेस्ट कर दिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए। तो जो ये टाइप ए एंड टाइप सी रिस्क जो मैंने बताई, ये रिस्क एक्चुअली बिजनेस और मैनेजमेंट में होती है, ये मार्केट कैप में नहीं होती है। तो हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। तो या तो जब जब भी हमको समझ में आता है कि बिजनेस अच्छा है, आगे लंबा जा सकता है और मैनेजमेंट टीम अच्छी है, तो हम उस पर फिर हमारा उस पर इन्वेस्टमेंट करने में कोई हिचकिचाते नहीं है। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट तो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, डिपेंड करता है, वो आप अपनी इतने अनुभव से परखते हैं कि कौन सा बढ़िया होगा, कौन सा नहीं होगा। लेकिन आमतौर पर किस तरह के बिजनेसेस पर आप इस वक्त बुलिश हैं? तो एक तो आपने पुरानी भी चर्चा हुई है कि हम एक थीमेटिक जो चल रहा है, हमने मैन्युफैक्चरिंग पे हम 2020 में अगस्त सितंबर से काफी एक नई हमारी प्रोडक्ट हमने एक स्कीम लॉन्च की हुई है। तो वो थीम हमको लगता है आने वाले 10-15 सालों का एक बड़ा थीम है। उसमें हमको जब भी कोई एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, जहाँ पे कोई टेलविंड दिखती हो, वहां पे हम लोग काफी अपना मेहनत लगाते हैं और कंपनीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी स्पेस है। दूसरा, आई थिंक जो फार्मास्यूटिकल स्पेस हमको लगता है अगले 5-7-10 सालों में, पिछले 5-7 सालों से उन्होंने कुछ अच्छा काम रिटर्न दिया नहीं है, पर आने वाला समय काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि यूएस में एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, इंडिया में ग्रोथ अच्छी आ रही है। तो वो एक अच्छा स्पेस है जहाँ पे वैल्यूएशंस भी अभी ठीक ठाक रेंज में है। और तीसरा, कुछ बैंकिंग PSU बैंक्स हुए, कुछ छोटी बैंक्स हुई, जहाँ पे हमको लगता है बैंकिंग सेक्टर इन जनरल अच्छा है, पर जहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है, वो ग्रोथ की विजिबिलिटी ज्यादा है, उन सेगमेंट्स में भी हमको काफी अभी इंटरेस्ट नजर आ रहा है। तो ये 3-4 जो सब सेगमेंट्स हैं, उनमें हम लोग कंपनी ढूंढते रहते हैं। बट इन जनरल ऐसा कोई नहीं है कि हमें इन्हीं में इन्वेस्ट करेंगे।
जहां जहां हमको लगता है कि सेक्टर में टेलविंड या ग्रोथ आ सकती है और अच्छी मैनेजमेंट मिल जाए, वहां पे हम देख सकते हैं। बिल्कुल। तो मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और सरकारी बैंक या दूसरे छोटे बैंक भी जहाँ वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं और ग्रोथ दिखती है, ये 3 स्पेस है खास तौर से विकास जी को पसंद। लेकिन पहले एक बार मैं आपसे व्यू मार्केट पर लेना चाहता हूँ। अब एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा बाजार रुकते थमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बड़े करेक्शन की तैयारी है या फिर पॉज देकर वापस से अच्छी मजबूती बना सकते हैं? क्या कुछ लग रहा है आपको? यानी देखिए, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजार को देखें तो अभी यहाँ पे कोई ऐसे बहुत बड़ी रिस्क नहीं नजर आ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक चल रही है, जीएसटी कलेक्शन ठीक है, मुनाफे की ग्रोथ है वो भी जनरली स्पीकिंग ब्रॉड ब्रॉड बेस पे ठीक ही है। तो वहां से कोई मुझे ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। थोड़ा बहुत चिंता जो है कि विश्व की अर्थव्यवस्था है जो यूएस इकोनॉमी की तरफ से अगर कुछ आ सकती है, तो शायद मुझे लगता है अनुमान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। वहां पे जो ब्याज की दरें बढ़ी हैं और इंटरेस्ट थोड़ा सा डेट लेवल्स बढ़ रहा है, उसका किस रूप में किस समय पे वो आएगा आप उसको अनुमान करना बहुत मुश्किल है। तो जब जब वो आएगा उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पे भी हो सकता है। पर मेरा ये मानना है जनरली जो भारतीय बाजारों में अंडरटोन काफी स्ट्रांग है। अगर वो कोई रिस्क आती भी है तो वो टेम्पररी होगी। इंडियन बाजारों पे बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमिक पे अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रिकवरी भी उतनी फास्ट होगी। तो मैं भारतीय बाजारों पे काफी पॉजिटिव व्यू रखता हूँ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। शॉर्ट टर्म में कुछ भी कॉल आउट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है किस तरह की कोई न्यूज और किस तरह का कोई डेवलपमेंट अलग अलग जगहों पे होता है, तो वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बट जनरली मैं बाजारों पे नेगेटिव नहीं हूँ। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, पर जैसे जैसे आई थिंक कोई इलेक्शन की खबर आएगी, अगर इलेक्शन आउटकम ठीक, कोई भी एक अच्छी पॉजिटिव नजर आएगी, उस हिसाब से बाजार यहाँ से फॉलो थ्रू ही करने चाहिए। तो कुल मिलाकर भारतीय बाजारों में गिरावट में खरीदारी करनी है। जो आपने इलेक्शन की बात की, आप बड़ी गहरी पकड़ पॉलिटिक्स पर भी रखते हैं, तो मैं ये जैसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आमतौर अब एक साल बचा है इलेक्शन में, साल से भी कम है, तो कई लोग ये भी सोचते हैं कि इलेक्शन के पहले थोड़ा बाजार ठंडा होगा, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा। असेंबली इलेक्शन भी है और बाद में यूनियन इलेक्शन भी है, तो अब से लेकर इलेक्शन तक कैसे देखते हैं आप फिर? जी, इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का इलेक्शन का माहौल बनता है। आज एक थोड़ा सा तबक्का है जो बिलीव करता है कि शायद करंट गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिले या और कम सीटें मिले। ऐसा एक तबक्का जो बिलीव करना चालू किया है, जो वो शायद हर इलेक्शन के पहले होता है। ये 2019 में भी मैंने ऐसी 18 के एंड में ऐसी बातें सुनी थी कि सेमीफाइनल आएगा, उससे कुछ चिंता होगी। तो मेरा ये मानना है कि करंट जो गवर्नमेंट है वो एक अच्छा काम कर रही है। उनकी पोजीशन काफी अच्छी है। जो वीक ओपोजिशन है वो थोड़ा एक अलायंस है, बट इतना कोई मुझे मेरा जितना पॉलिटिकली समझ है कि इनकी कोई बहुत बड़ी इतनी वैल्यू प्रपोजिशन नहीं है। बट पॉलिटिक्स में कभी भी कहना कि ऐसा ही होगा, बहुत इट्स आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो पर जो एक लगता है प्रोबेबिलिटी हम देखें तो लगता है करंट गवर्नमेंट वापस आने की बहुत, मैं तो कहूँगा 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो वो अगर है तो एक, और अगर सेमी इलेक्शन जिनको सेमी फाइनल जिनको मानते हैं हम जो इलेक्शंस को, अगर ये फेवरेबल आ जाते हैं तो एक हो सकता है प्री इलेक्शन रैली भी बन जाए। पर ये मुझे पता है कि अगर ये गवर्नमेंट आती है, जब मैं मानता हूं कि आएगी, तो पोस्ट इलेक्शन फॉर श्योर एक बहुत बड़ी रैली बनेगी, क्योंकि विश्व के बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो ये इवेंट का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आएगा। तो एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली पोस्ट इलेक्शन तो लगभग लगभग होनी चाहिए। अगर प्री इलेक्शन नहीं बने तो कोई भी कारणों से, पर एक ये इवेंट पूरा होने के बाद लिक्विडिटी काफी नेक्स्ट ईयर अच्छी रहनी चाहिए। ओके, तो इलेक्शन के पहले थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, लेकिन इलेक्शन के बाद तो मजबूती वाला माहौल है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आइए ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। सपोर्ट नहीं मिल रहा और डर लग रहा है वापस से, जिस तरह से अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स और वापस से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, कमोडिटीज जिस तरह से क्रैश हो रही है, क्या कोई वाकई में चिंता की बात है? इसमें फ़ायदा समझे या नुकसान? कि आप भारत के बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे फेड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं हो रही। इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया। तो एक बड़ी पूरा ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जो समझ में आने की थोड़ी सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि एक ही इस बात में सबसे बड़ी कंफर्ट है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, बड़ी सबसे बड़ी रिस्क आप देखेंगे अनिल जी कहाँ से आती है? सबसे बड़ी रिस्क आती है लेवरेज पोजीशन से, राइट? जब आपकी बैलेंस शीट लेवरेज्ड हो, तो आप देखेंगे तो आज भारतीय कंपनियों की बैलेंस शीट लेवरेज नहीं है, सरकार की बैलेंस शीट लेवरेज नहीं है, हाउस होल्ड्स की बैलेंस शीट लेवरेज नहीं है,
और हमारा जो एक्सपोजर है वो बाहर की इकोनॉमी से पैसा लिया हुआ बहुत कम है हमारा, जो कि 2008 से बिल्कुल विपरीत है। 2008 में आप देखेंगे तो हमारी सारी कंपनियां जैसे कि टाटा ग्रुप हुआ, बिरला ग्रुप हुआ, भारती हुआ, सबने बाहर बड़े-बड़े एक्विजिशंस किए हुए थे बाहर की बोरोइंग के साथ में। और जब वहां पे तकलीफ आई तो उनकी इधर की बैलेंस शीट स्ट्रेच हो गई क्योंकि सारे के सारे आ गए। और दूसरी बात थी उस समय हमारी जितनी भी बैंकें थी, आईसीआईसीआई बैंक या करीब जितनी भी बड़ी बैंक थी, उनकी काफी बैलेंस शीट ओवरसीज थी। जितना मेरे को याद है आईसीआईसीआई बैंक का कुछ 30 से 35% एक्सपोजर बाहर था। तो जब वो बाहर बैलेंस शीट एक्सपोज हुई तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम आ गई। इस बार आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर बहुत मामूली है। दूसरी बात, कॉर्पोरेट सेक्टर ने बाहर लेवरेज किया हुआ ही नहीं है, बाहर एक्विजिशंस किए हुए ही नहीं है। तो अगर भारत, ये कहना, मैं नहीं कह रहा कि बाहर कुछ होगा तो इंडिया में कुछ असर नहीं होगा, उसका कोई एक सस्टेनेबल डैमेज नहीं, मतलब परमानेंट डैमेज नहीं होगा। जो सेंटिमेंटल डैमेज हो सकता है वो रिकवरी काफी फास्ट होगी, क्योंकि हमारा जो विश्व की इकोनॉमी से डिपेंडेंस है वो इस बार स्पेशली फाइनेंशियल लेवरेज को लेके बहुत ही मिनिमल स्तर पे है। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ग्लोबली भी बहुत चिंता की बात ऐसे है नहीं हमारे लिए, लेकिन भारतीय बाजारों पर रुझान है पॉजिटिव। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से भारतीय बाजारों का डायरेक्शन हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। विकास खेमानी साहब बताते हुए भारतीय बाजारों में रहेगा तेजी का रुझान और उन्हें जो पसंद है वो सेक्टर्स हैं आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और सरकारी बैंक। बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए 10 की कमाई का स्टॉक जानने का। हिमांशु जी बताएंगे अपनी पसंद का शेयर। हिमांशु जी। जी सर, तो जैसा कि आज कंजम्पशन स्पेस अच्छा दिखता है, तो यहीं पर एक कैश सेगमेंट का स्टॉक अरविंद लिमिटेड जो कि 183 के आसपास ट्रेड करता है, यानी कि लोअर लेवल्स पर भी पहले भी खरीदारी की सलाह इसमें दी हुई है। जिस तरह का ब्रेकआउट स्टॉक में आ जाता हुआ नजर आ रहा है अनिल जी, मुझे लगता है कि इन स्तरों पे और कोई भी गिरावट अगर मिलती है 180 175 के जोन में आने वाले दिनों में, इस स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 160 रुपए का यहाँ पर एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा मानना है कि आने वाले 3 से 4 महीने में ये स्टॉक 225 250 रुपए तक के टारगेट्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो अरविंद लिमिटेड आज 10 की कमाई के तौर पर एक पोजिशनली खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, अरविंद लिमिटेड है वो स्टॉक्स जहाँ पर आपको एक्शन दिख रहा है भरपूर। आइए एक्शन में एक और स्टॉक है, वो है हेडलबर्ग। हेडलबर्ग में क्या कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है बताने के लिए तैयार है अरमान बताइए। जी सर, बिल्कुल। यहाँ पर रिपोर्ट ये आ रही है कि जो JSW ग्रुप है वो हैदरबर्ग मटेरियल जो है उनका सीमेंट कारोबार को खरीदारी करने के लिए शुरुआती जो बातचीत है वो उन्होंने जारी कर दी है। अब जो JSW ग्रुप की JSW सीमेंट है, उनका ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन है कि वो जो उनका मौजूदा सीमेंट की क्षमता है लगभग 19 MTPA है, उसको बढ़ाकर आने वाले 5 साल में लगभग 60 MTPA करना चाहता है। अब उसके लिए ये खबर आ रही है, अगर रिपोर्ट जो आती हुई दिख रही है कि वो हैदरबर्ग मटेरियल जो है उनसे बातचीत कर रहा है। अब हैदरबर्ग मटेरियल जो है वो जो हमारी देश की हैदरबर्ग सीमेंट है उसकी अगर आप देखें इनडायरेक्टली पेरेंट जो अगर आप देखें कंपनी है, और उनकी जो मौजूदा क्षमता की बात करें तो जहां पर अगर आप जो हैदरबर्ग मटेरियल की कुल क्षमता है वो लगभग 13.5 MT है, जिसमें से हैदरबर्ग सीमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो 6.3 MT है। और हैदरबर्ग की तरफ से रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि हो सकता है कि अभी तक जो फाइनल एग्जिट का जो उन्होंने डिसीजन है वो नहीं लिया है, पर आने वाले समय में हो सकता है कि वो बिड प्रोसेस के जरिए जो है हो सकता है कि बोलियां मंगाए, ताकि अगर वो अपना सीमेंट कारोबार अगर बेचना है तो उसको बिड प्रोसेस के लिए बजाए, ताकि उनको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग जो है वो अच्छी होती हुई दिखे। तो ओवरऑल आपने लिखा लगातार पिछली बार भी होलसेल के इस तरफ से ये आता हुआ दिखा था। अब हो सकता है आने वाले समय में कि ये भी एक जो बड़ा है आपको अपडेट जो है आता हुआ दिख सकता है सीमेंट स्पेस में। ओके, सीमेंट्स शेयर्स यहाँ पर आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और हाइडलबर्ग सीमेंट के लिए भी अब JSW सीमेंट बोली के मूड में आता हुआ दिख रहा है। आइए एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में उस पर भी फोकस कर लिया जाए, और वो है वेदांता। वेदांता में बहुत कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है, डीमर्जर के ऐलान हुए हैं। आशीष बता रहे हैं पूरी की पूरी रिपोर्ट, क्या है इस डीमर्जर की खास बातें। सर बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिन निवेशकों के पास वेदांता का एक स्टॉक है, इन्हें अगली 5 कंपनियों के एक स्टॉक और मिलेंगे। कौन सी कंपनी है सबसे पहले नाम बता देता हूं। वेदांता एल्यूमिनियम है, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस, वेदांता बेस मेटल्स, वेदांता लिमिटेड। सब जानते कि डाइवर्सिफाइड कारोबार है। बड़ा सवाल निवेशकों के मन में यही है कि वेदांता लिमिटेड के अंदर क्या बचेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि हिंदुस्तान जिंक का 64.92% जो स्टेक है वो वेदांता लिमिटेड में रहेगा, लेकिन साथ में जो न्यू एज बिजनेसेस है, मिसाल के तौर पर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास मैन्युफैक्चरिंग जो है
ये वेदांता लिमिटेड के अंडर रहेगी। और निकेल और कोबाल्ट यहाँ पर जो इन्होंने जो नए अधिग्रहण किए थे 2 माइंस के, इसके कारोबार भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा, 12 से 15 महीने का समय लगेगा ये पूरी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को पूरा होने में। और इस कारोबार को अगर आप समझ भी लें तो एनालिस्ट की जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं सब में बताया जा रहा है कि वेदांता का जो एल्यूमिनियम और ऑयल एंड गैस बिजनेस है ये काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम में टोटल फिलहाल अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू में देखें तो 36% हिस्सेदारी जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो एल्यूमिनियम बिजनेस कर रहा है और ये टॉप लाइन के लिहाज से भी अच्छा है। और अगर आप कामकाजी तौर पर भी देखें तो मार्जिन के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी बढ़िया ही है। 16% का अभी फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कामकाजी मुनाफे में योगदान है। सिमिलरली अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस कारोबार है, यहाँ पर टॉप लाइन में योगदान तो केवल 10% का है, लेकिन एबिटा में फिलहाल अगर आप देखें तो कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस बिजनेस करता है 22% के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ। और वेदांता लिमिटेड जहाँ पर लगभग सारी जो रेवेन्यू है हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से आती है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 24% आय में योगदान रहेगा और 50% के आसपास का एबिटा कंट्रीब्यूशन फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि ये एक नए आयाम खोल देगा प्रमोटर्स के लिए कि आगे जाके हो सकता है कि वो अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर सकें, अपने कुछ स्टेक्स को फर्दर इन 6 कंपनियों में बेच सकते हैं, जिसके चलते जो कर्ज की चिंता है वो कम हो सकती है। लेकिन सीधे तौर पर जो प्लेज शेयर्स हैं या फिर डेट है रिडक्शन है, यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर भी देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कोई बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात को जरूर हाईलाइट करके कहा गया कि वैल्यू अनलॉकिंग बेहतरीन तौर पर यहाँ पर निवेशकों को देखने को मिलेगी। मिली जुली रिपोर्ट्स है, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो CLA से जो है उन्होंने रेटिंग को डबल अपग्रेड कर दिया गया है, लेकिन टारगेट प्राइस कट भी किया, 255 से घटाकर 230 किया। लेकिन इसके पीछे एक और तर्क दे रहे हैं कि पूरी मेटल की रैली में अगर आप देखें या फिर बाजार के जो जितना भी तेजी आई है इसमें स्टॉक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके चलते डबल अपग्रेड कर दिया है। वहीं सिटी लंबे समय से बेरिश है स्टॉक के ऊपर, अभी भी बिकवाली की राय दी है, 225 का टारगेट दिया है। लेकिन नोवामा मान रहे कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस हुई है शेयर होल्डर्स के लिए फेवरेबल है। खासतौर पर अगर आप देखें तो ये भी एल्यूमिनियम के बिजनेस को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर 249 का टारगेट दिया है। और ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा पसंद आई है फिलिप कैपिटल को पूरी रीस्ट्रक्चरिंग, जिन्होंने अपग्रेड भी किया है, खरीदारी की राय भी दी है और 290 रुपये का टारगेट भी दिया है। ओके, 290 का टारगेट फिलिप कैपिटल की तरफ से, 255 CLA से ये है आपके लिए वेदांता इस वक्त आता हुआ। 255 से 235 माफ कीजिएगा, नोवामा 250 के आसपास के टारगेट के। आइए इस बीच एक बिग ब्रेकिंग आपके लिए आती हुई दिख रही शुगर कंपनियों को लेकर। शुगर कंपनियों के लिए फिलहाल एक्सपोर्ट शुरू होने वाला नहीं है, ये खबर आती हुई दिख रही। शुगर कंपनियों के लिए थोड़ी नेगेटिव खबर है। नए शुगर सीजन के लिए एक पॉलिसी तैयार हो चुकी है, लगभग तैयार है, किसी भी वक्त आपके सामने आती हुई दिखेगी। और इस पॉलिसी में ये कहा जा रहा है कि सरकार फिलहाल एक्सपोर्ट खोलने की जल्दबाजी में नहीं है। त्योहार के सीजन में सरकार चाहती ही नहीं है कि शुगर के दाम किसी भी तरह से बढ़े, और उसको देखते हुए सरकार जल्दबाजी में शुगर कंपनियों के लिए ये शुरुआत नहीं करेगी। और त्योहारी सीजन में डिमांड और अगले साल कितनी शुगर की ज़रूरत है उसके बेसिस पर एक्सपोर्ट का कोटा खोला जाएगा। थोड़ी नेगेटिव खबर है शुगर कंपनी के लिए। और बलरामपुर चीनी एक बार जरा शेयर आपके सामने ला के रखते हैं। जी हाँ, 0.25% नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार चार्ट पर कुणाल जी से राय भी ली जाए। कुणाल जी, थोड़ी सी शुगर कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर है, अगर किसी के पास है बलरामपुर चीनी तो कहाँ होल्ड करना चाहिए और क्या चार्ट करें? चार्ट भी थोड़े से ही कमजोर हुए हैं क्योंकि एक मेजर सपोर्ट है, जैसा बलरामपुर का आपने प्रश्न किया तो मुझे लगता है कि 422-23 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता वो वायलेट होगा। और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है, तो मेरी राय में अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत और फिसलता है तो नीचे के लेवल्स पर बाइंग के बारे में सोचे, तो पैनिक करके एग्जिट करने की राय नहीं है, होल्ड करें। फिलहाल एक स्टॉप लॉस रख लें 422 के आसपास। 422 के आसपास का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस 2% नीचे के आसपास का आपको लगा के रखना है। तो अब ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे सरकार की तरफ से कि क्या प्लानिंग लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिसिट अगर होता है तो फिर कैसे होगा। बिल्कुल, तो इसीलिए अब सरकार पहले डिमांड का अंदाजा लगाएगी, उसके बाद डिसाइड करेगी करना क्या है। हमें क्या करना है, हमें हेमांग सर से लेनी है शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर। इंडिया चुना है, प्राइस लगभग 110-11 के करीब है, प्राइस टारगेट 125, लगभग 14% का अपसाइड। उसमें 2-3 रीजन है। एक तो जो JP मॉर्गन इंडेक्स में हेमांग सर आपका स्टॉक का नाम हमारा उसका फायदा। हेमांग सर आपका स्टॉक का नाम हम सुन नहीं पाए, कौन सा है सर? सर मेरा स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, टारगेट प्राइस 125। हेलो जी जी सर, अब बताएं इसके बारे में जी। हाँ जी, तो इसके जो 2-3 कारण है,
मेन कारण ये है कि जो जेपी मॉर्गन का बॉन्ड इंडेक्स है, इसमें हमारा जो इंक्लूजन हुआ है उसका फायदा पीएसयू बैंक्स को मिलेगा। दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ और एनआईएम्स दोनों की जो मार्जिन आउटलुक है और जो ग्रोथ की आउटलुक है वो काफी बढ़िया है, और हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स की जो वैल्यूएशन और जो री रेटिंग की स्टोरी है वो लगातार जारी रहेगी। तो इसके अंदर मैंने शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से दिया है टारगेट प्राइस 125। 125 के टारगेट के लिए करें खरीदारी बैंक ऑफ इंडिया में। एप्टेस वैल्यू पसंद किया है मेहुल जी ने पोजिशनल पिक के तौर पर। सर बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक भी। अनिल जी, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है बारबेक्यू नेशन। 690 के स्टॉप लॉस से बाय करना है, 735 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 825 का टारगेट रहेगा। पहले भी हमने शॉर्ट टर्म पिक में ही ये कवर किया था बारबेक्यू नेशन एट 660, उसका टारगेट था 780 का, जो कि रिसेंटली 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन पहले आ गया था। अब एक पुल बैक आया है तो फिर से मुझे लग रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जो ब्रेकआउट है बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है, वो भी बॉटम पर आया है। सो 825 के स्टॉप लॉस से बाय कर टारगेट के लिए बारबेक्यू नेशन को बाय करना चाहिए। 690 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 690 के स्टॉप लॉस के साथ बारबेक्यू नेशन है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई पोजिशनल पिक के तौर पर। तो आज के सारे कार्यक्रम समाप्त हुए बिल्कुल। और आज वैसे तो सब लोगों ने ज़्यादातर आराम ही किया है, लेकिन ठीक भी है, मार्केट में भी कुछ ज़्यादा एक्शन दिख नहीं रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर दोनों हरे निशान में है इंडेक्स। तो निफ्टी 19,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ, बैंक निफ्टी 44,250 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सुस्त सा कारोबार हो गया है गिरावट के बाद में अब आपके लिए। आइए बता दें आपको कि जी बिजनेस आपका चहेता चैनल, इससे अपडेट्स आप व्हाट्सएप पर भी आप देख सकते हैं और दिन भर की सारी खबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो अगर व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो करना चाहते हैं तो तरीका क्या है मैं आपके सामने रख दूँ। एक तो ये आसान तरीका है, ये QR कोड अपने इस पहले तो फ़ोटो खींच लो स्क्रीन का ऐसे, और फिर इस QR कोड को आप ना स्कैन कर लेना बस। तो चाहे तो अभी भी स्क्रीन के सामने अगर रख के ऐसे करेंगे तो स्कैन हो जाएगा, और स्कैन करके सीधे ही आपको फॉलो करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएँ, और सेटिंग्स में आपको है ना अपडेट करके एक टैब दिखेगा। अपडेट में जी बिजनेस का नाम लिखा हुआ आपको नजर आएगा। वहाँ पर आप ज्वाइन करने का एक बटन होगा, ज्वाइन प्लस बटन होता है, उसको क्लिक कर दीजिए तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज्वाइन होने के बाद आप बोलोगे मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके लिए नोटिफिकेशन की छोटी सी घंटी दिख रही है ना, जिसकी मधुर आवाज़ आपको 9 बजे सुनने को मिलती कई बार, 9:15 बजे जब अच्छी तेजी होती है। ये घंटी की मधुर आवाज़ आपको अपने व्हाट्सएप पे ऑन करनी है, ताकि हम जो भी आपको यहाँ से वीडियो भेजें, मैसेज भेजें, व्हाट्सएप पे जो कुछ भी आए आपको पता चले आती है। जैसे आपके दोस्तों कैसे आते हैं, आपको समझ में आता है ना कि भाई हाँ जिसने नोटिफिकेशन ऑन रखा है तो पता चलेगा, नहीं तो जब आपकी मर्जी होगी तब देखिए। तो आपकी इच्छा पे अगर आपको लगता है कि तुरंत हमें देखना है तो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, आपको सारे के सारे अपडेट्स व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। ये है आपके लिए। अब व्हाट्सएप पे भी लगातार हमारे दर्शक तेजी से बढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल, और 84,000 हो गए, 84,000 हो गए, 22,000, 84,000 मल्टीबैगर, ओके 4 टाइम्स रिटर्न इन 2 days टाइम। नहीं, ये दर्शकों का प्यार है जो आपको दिख रहा है, और हम भी चाहते हैं कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, सुमित जी, वागले साहब, हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे SPL मिड कैप स्टॉक से दोनों खास मेहमानों का, हेमांग सर का और साथ ही मेहुल कोठारी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। विदा लेने का वक्त है, आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।